अब लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या क्या कैंसर में समझ में नहीं आया था? मेटास्टेसिस बताया है इस लड़की ने, ठीक है। आपके ट्यूमर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है ना वो फैलता नहीं है, ठीक है। जहाँ पर हुआ है वहीं पर रहेगा, उसे बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। और जो आपका मैलिग्नेंट होता है वो फैल जाता है। तो कौन सा ट्यूमर कैंसर कॉज करेगा? मैलिग्नेंट, ठीक है। तो उसके इस फैलने की प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। उसके सेल्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं और जिसकी वजह से वो फैल जाता है एंड इट कॉजेस कैंसर। ट्यूमर को भी कैंसर बोल सकते हैं। क्यों बेनाइन ट्यूमर को कैंसर क्यों कहेंगे? हाँ, ट्यूमर है लेकिन उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट, मतलब पूरी बॉडी थोड़ी इम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो ट्यूमर हुआ कहाँ पर है। देखो कैंसर में तो इनिशियल स्टेज क्या आती है वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी बॉडी में इम्पैक्ट हो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका ट्यूमर जो है वो कहाँ पर हुआ है इस बात का भी फर्क पड़ता है। किसको ट्रीट करना ज्यादा आसान होगा, एक ट्यूमर को या फिर कैंसर को? ट्यूमर को, क्योंकि वो कन्फाइंड है ना। तो आपको पता है कि इसी रीजन में है, तो आपने करा क्या, उस रीजन को काट के निकाल दिया, समझ में आया। एंड अगर वो रिकरेंट भी हुआ तो होगा तो उसी रीजन में, फैल तो फिर भी नहीं रहा, ठीक है। तो उसको ट्रीट करना ज्यादा इजी है। मैलिग्नेंट में क्या है, कहीं पे भी हुआ पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो किसको ट्रीट करना मुश्किल है? मैलिग्नेंट को ट्रीट करना, और इसलिए उसे कैंसर बोलते हैं, ठीक है। ये साक्षी क्या? मेटास्टेसिस में हाँ ट्यूमर लिखा था, मतलब आपने बोला ना कि वो कैंसर कॉज करता है जब पूरी बॉडी में फैलता हाँ। है, तो इसमें ट्यूमर लिखा था। मैं समझी नहीं। दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देयर, तो फैल रहा है ना पूरी बॉडी में, ट्यूमर फैल गया ना, उसी को तो कैंसर बोल रहे हैं। जो पूरी बॉडी में फैल जाएगा वो कैंसर है, जो एक ही जगह रहेगा वो सिर्फ ट्यूमर है, और अगर वो अलग अलग पार्ट में ही फैल रहा है तो वो कैंसर है। समझ में आए ये दोनों में डिफरेंस होगा। इज दिस क्लियर? एंड विच इज इजियर टू ट्रीट? बेनाइन ट्यूमर इज इजियर टू ट्रीट, ठीक है, क्योंकि वो फैल नहीं रहा है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक आपको हो गया। अब कैंसर का डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, और करते कैसे हैं डिटेक्शन, किस तरीके से। मान लो अब देखो किसी भी चीज़ को अगर आपको डिटेक्ट करना है तो टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या टेक्निक्स से आप डिटेक्ट कर सकते हो? मैंने बताया था कैंसरस सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी मिसिंग होती है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जिस भी ऑर्गन में आपको लग रहा है कि कैंसर पॉसिबल है, ठीक है, उसका सेल्स ले लेते हो, उसके सेल्स आप ले लेते हो। सेल्स लेकर के आप उसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हो। मतलब हमने बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। इसका अर्थ ये कि आपने पहले तो टिश्यू को ले लिया, फिर आपने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि उसकी किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और वो कैंसरस है या नहीं है। कुछ सेल्स थे, एक बंदी थी हीला सेल्स बोलते हैं, ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो उसको, हीला सेल्स बोलते हैं उसे। तो उसके कैंसरस सेल्स को जब हमने माइक्रोस्कोप में स्टडी करा था या उसकी कल्चरल कंडीशंस देखी थी, ग्रोथ कंडीशंस देखी थी, देन वी ऑब्जर्व दैट ओके कोई नहीं आ जाओ, ठीक है। बैग उस कमरे में रख दो बेशक से, या ठीक है। तो क्या बताया, हीला, ओके। उसके सेल्स बहुत टाइम पहले हमने करे थे, मतलब आइसोलेट करे थे साइंटिस्ट ने, और वो अभी भी ग्रो करते हैं। मतलब वो एकदम ऐसा है कि वो लाइन कभी मरी नहीं रही है, नहीं समझ में आया। सेल्स एक टाइम के बाद डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो सेल्स ऐसे नहीं है, आप मीडिया बदलते जाओ वो ग्रो करे जा रहे कर जा रहे। वो आपने कहा हीला सेल वो बायोप्सी में ही होता है, मतलब बहन वो पर्टिकुलर सेल्स जिनकी ग्रोथ चेक करी थी उन सेल्स का नाम हीला सेल्स दिया क्योंकि वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल सेल लाइंस थे। जब आइसोलेट करी थी तब से लेके वो अभी तक ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको उसका मीडियम चेंज करना है, वो ग्रो करे जा रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज योर हीला सेल्स। मतलब पूरी बॉडी में फैल जाएगा एक तरीके से। बच्चे हमने सेल्स को बॉडी से आइसोलेट करके अलग एक ग्रोथ मीडियम में उसे ग्रो करवाया,
ठीक है। और जिस बंदी से आइसोलेट करा था उसका नाम शायद हीना या फिर क्या था उसका नाम, लेट अस चेक। ठीक है, हीला सेल्स, यू कैन चेक। उस बंदी के नाम पे ही रखा गया है ये हीला सेल्स। और आप जैसे ही डालोगे ना हीला वर्ड, वो तुरंत बता देता है। तो हीला सेल्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन सेल्स सक्सेसफुली क्लोन्ड इन 1953 में इसको वो करा था। ठीक है, और इस बंदी का नाम भी क्या था, इस बंदी का नाम इन्होंने नहीं दे रखा है। Why only HeLa cells are immortal? So these cells when become immortal cell lines called HeLa cells immortal। इनके पास कोई एंजाइम है that is telomerase that prevent the shortening of the chromosome of the telomere। एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि ना जैसे जैसे सेल डिवाइड करते जाते हैं ना तो उनका टीलोमेयर एक रीजन जो होता है वो खत्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से एजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और सेल बार बार डिवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सेल्स के पास कौन सा एंजाइम था, टीलोमरेज एंजाइम था, जिसकी वजह से ये अपना टीलोमेयर को फिर से रिपेयर कर रहे थे। और क्योंकि अपने टीलोमेयर को रिपेयर कर पा रहे थे इस वजह से ये आज तक भी ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिख रखा है they have an overactive version of the enzyme telomerase and that prevent the shortening of the chromosomes of the telomere, so they prevent cellular aging and cell death। तो ना तो सेलुलर एजिंग होती है और ना ही सेल डेथ होती है। टीलोमियर क्या होता है बच्चे, क्रोमोसोम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्रोमोसोम आपका कुछ इस टाइप का सा होता है। ठीक है, इसको हम टीलोमियर बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है हमारी एजिंग क्यों हो जाती है। ठीक है, जब हमारे सेल्स डिवाइड करते हैं तो सम पोर्शन ऑफ द टीलोमियर इज लॉस्ट एवरी टाइम। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है आपका टीलोमेरिक रीजन लॉस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन पूरी पास ऑन नहीं हो पाती है, दैट कॉजेस एजिंग एंड डेथ। ठीक है, तो इनके पास कौन सा एंजाइम है, इनके पास एक ओवर एक्टिव वर्जन ऑफ द एंजाइम टीलोमरेज। इनके पास कौन सा एंजाइम है, टीलोमरेज, जिसकी वजह से ना तो सेल एजिंग होती है और ना ही सेल डेथ होती है एंड दैट्स व्हाई दे आर कंटिन्यू ग्रोइंग। ओके, अभी भी ये सेल्स 1953 में आइसोलेट किए गए थे। तो दीदी कैंसर होने पे एजिंग नहीं होगी? कैंसर होने पे एजिंग नहीं होगी बच्चे, डेथ हो जाएगी। एजिंग कहाँ हो पाती है, आप बूढ़े हो ही नहीं पाओगे, आप तो मर ही जाओगे। नहीं हुई ना फिर बच्चे कैंसर किसी चीज का अगर मान लो थोड़ा सा, और ये तो प्रॉपर्टी सिर्फ हीला सेल्स की है ना, एक वन ऑफ द सेल है जिसके पास टीलोमरेज है, सबके पास थोड़े है। कैंसर होने का सिर्फ एक कारण थोड़े है, देयर आर मल्टीपल रीजन। अब ये थोड़े स्पेशल थे कि इनके पास टीलोमरेज एंजाइम था जिसकी वजह से इनकी ना तो सेल डेथ हुई ना सेल एजिंग। ठीक है, हाँ मतलब पता नहीं क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम जायगोट के अंदर ये एंजाइम डाल दें एंड इससे हम डेथ को डिले कर पाए। हो सकता है। Who said? रोश? You said? अच्छा, ओके। आवाज पहचान में नहीं आई मेरे को। ठीक है, पॉसिबल है। और लेकिन इस प्रोसेस को करने में क्या क्या चीजें डिफिकल्ट होंगी, क्योंकि ये एंजाइम एक काम तो कर रहा है, दैट इज कि ये टीलोमेयर को लॉस नहीं होने दे रहा है, लेकिन इसके क्या क्या बैड इम्पैक्ट होगा या क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम कि इस एंजाइम का और क्या इम्पैक्ट। और ये बात सोचो कि आपको पढ़ते के साथ ही अगर आपके दिमाग में आ रही है और साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं आई होगी, आई होगी। 1953 से ग्रो कर रहे हैं यार सेल, आज 2024 नहीं 23 चल रहा है, सॉरी 2023। ठीक है, तो किसी ना किसी के दिमाग में आई होगी, हो सकता है कोई इस पे काम भी कर रहा हो। निराश। हाँ, पहले एनिमल्स पे काम होगा फिर ह्यूमंस पे, ऐसे डायरेक्टली ह्यूमंस पे काम नहीं हो सकता और रिसर्च करने में काफी टाइम लगता है। तो हाँ, ओके फाइन, ये बात समझ में आ गई। तो पहला आपका क्या है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी में आप क्या करते हो, टिश्यूज को लेते हो और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में आप उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हो, उनका बिहेवियर चेक करते हो और आपको फिर पता लगता है कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद है आपका सीटी, सीटी इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड वन इज एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर की
अब फिजियोलॉजिकल या फिर पैथोलॉजी जो भी नेचर है इनका, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करे जाते हैं। और अगर हमारे को पता लग जाए कि भाई इसमें कैंसर है तो फिर हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिसीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी क्या होता है? टिश्यू को आइसोलेट करना। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज क्या होती है? उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना। क्या ये काम डॉक्टर करता है? पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आज जो लैब्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा भाई, लैब्स तो देते हैं ये डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये सब जो है कि ये लोग करते हैं। ये काम डॉक्टर का नहीं होता। डॉक्टर का काम क्या होता है? टेस्ट लिख करके देख देना, वो आप करा कर लो, राइट, ठीक है। डॉक्टर थोड़े माइक्रोस्कोप लेकर बैठेगा, भाई ये सेल अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट। हम ये भी देखते हैं कि सेल नंबर अगर बढ़ गया है तो भी, अगर सेल नंबर बढ़ गया है दैट इज अ इंडिकेटिव ऑफ दैट द पर्सन कैन हैव कैंसर, ठीक है। कैंसर ये हो गया। अगर ब्लड सेल काउंट बढ़ा हुआ मिल रहा है आपको तो वो ल्यूकेमिया हो सकता है, दैट इज अ ब्लड कैंसर, ठीक है। फिर आपका आ गया, इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू सेक्शन एंड स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, दैट इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय पैथोलॉजिस्ट। तो ये सारे काम कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट करता है। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी दैट यूजेस एक्सरेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। बच्चे सबसे ज्यादा जो मुश्किल होता है कैंसर डिटेक्ट करना वो डेफिनेटली इंटरनल ऑर्गन्स का होता है, क्योंकि वहां पर अगर 2-4-10 सेल बढ़ भी गए तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए वो काफी टफ होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस एक्सरेज टू जनरेट द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। तो वो क्या करता है? 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करता है। एंड MRI में क्या होता है? इट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग सेल, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं बात करूं कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहली बात आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हो और स्टडी के बाद ऑर्गेनिज्म मर भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी स्टडीज वैसी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में करी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको हार्म भी नहीं करना होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बता रखा है एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन। आपको मालूम है जब कैंसर अगर हमारे को हो रहा है तो बॉडी उसके लिए कुछ प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी? कुछ तो चेंजेस आएंगे, कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी बॉडी में। भाई इतनी सारी चीजें हो रही है तो बॉडी अपने डिफेंस में कुछ नहीं करेगी? करेगी। तो हम उन एंटीजेंस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बना करके भी टेस्ट कर सकते हैं टू टेस्ट द एंड टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है बच्चे? भाई मैंने आपको बताया था जिसमें हम डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को जोड़ते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन जीन्स, हम जीन्स का पीसीआर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ अगर कैंसर स्पेसिफिक जीन है तो हम उसका पीसीआर लगा करके भी पता लगा सकते हैं कि कैंसर है या। करते हैं फिर हाइब्रिडाइज क्या कर रहे हैं? जब वो डीएनए में भी तो होती है हाइब्रिडाइजेशन और लेवल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हो। तो आप कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए पहली टेक्निक क्या यूज कर रहे हो? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। दूसरी टेक्निक आप क्या यूज कर रहे हो? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। उसके बाद MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। फिर आप एंटीबॉडीज भी बना सकते हो स्पेसिफिक टू सर्टेन एंटीजेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड in response to cancer, and then you can also utilize molecular biology techniques, ठीक है। तो molecular biology technique is applied to detect genes individual with inherited susceptibility of certain cancer। मैंने आपको बताया था there are 2 type of genes, one is oncogene and other is proto-oncogenes। oncogenes क्या होते हैं? oncogenes are genes that are present in viruses। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वायरस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वायरस अपना डीएनए कहाँ पे इंजेक्ट करता है? हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, ठीक है। हमारे जीनोम में इंटीग्रेट भी होगा। अब ऑन्कोजीन के बारे में मुझे पता है या नहीं पता? भाई अब तो पता है, अब तो हमें मालूम है वायरस के जीनोम का। तो हम क्या करेंगे,
इस जीन को क्या हम अपने जीनोम में चेक कर सकते हैं? यस, इस जीन को हम अपने जीनोम में चेक कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है बच्चे? अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये जीनोम है, ठीक है, और इस जीनोम के अंदर अगर एक स्पेसिफिक रीजन है यहाँ पर, ठीक है, और यही रीजन इस वाले जीनोम में एब्सेंट है, दिस रीजन इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो इधर आपका ए जीन प्रेजेंट है और इधर ए जीन नहीं है, आपका एब्सेंट है, राइट, इधर प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। आप क्या करते हो? इधर का सीक्वेंस ले लोगे और इधर का सीक्वेंस ले लोगे और इसको एम्पलीफाई कर देते हो सेवरल टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ से तो एम्पलीफाई हो जाएगा, वहां से एम्पलीफाई होगा नहीं होगा, नहीं, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बैंड मिलेगा और उस केस में बैंड नहीं मिलेगा। जिस इंडिविजुअल में ये बैंड मिला, और मान लो अगर ये ए जीन नहीं ये ऑन्कोजीन होता, तो अगर ये ऑन्कोजीन होता तो जिसमें मिला उसको कैंसर है, जिसमें नहीं मिला उसको कैंसर नहीं है। या फिर मान लो अगर कोई कैंसर के सिम्टम्स दिखा ही रहा है और उसमें ये जीन नहीं मिला, तो आप बोलोगे कैंसर हो सकता है लेकिन एटलीस्ट ऑन्कोजीन इज नॉट द फैक्टर, वो उसका रीजन नहीं है या वो उसका कॉज नहीं है, फिर हम किसी और कॉज पे जाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। पीसीआर से हम करते क्या है, एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई कर लेते हैं। यही काम हम करते थे जब कोविड भी होता था, तो ठीक है, कोविड का भी अपना जीनोम होता है जो वो हमारे डीएनए में इंटीग्रेट करता है, तो उसके स्पेसिफिक हम प्राइमर बना लेते हैं। और हम कैसे पता लगाते हैं कि कितने इंडिविजुअल्स जो है वो पर्टिकुलर स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है, वो भी हम पीसीआर से पता लगाते हैं। ठीक है, पीसीआर बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, स्पेशली इफ यू आर स्टडीइंग जीन। इज दिस क्लियर? हाँ, पीसीआर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। यहाँ तक तो अगर मान लो एक तो ऑन्कोजीन हो गया जिसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। एक हमने देखा था प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है? हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी का ही जीन है जो कुछ कंडीशन में क्या होता है, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या उस प्रोटो ऑन्कोजीन को मैं हटा दूं अपनी बॉडी से? नहीं, कुछ तो काम कर रहा है, तो हम हटा भी नहीं सकते। तो जब तक वो प्रोटो ऑन्कोजीन है इट्स नॉट हार्मफुल। जैसे वो ऑन्कोजीन बन गया तो हार्मफुल हो गया, तो हमें उसे रखना भी है लेकिन ऑन्कोजीन बनने नहीं देना है। अब हमें मालूम है कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये ऑन्कोजीन है, तो उसका भी तो टेस्ट कर सकते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा, टेस्ट कर सकते हैं। तो देयर यू कैन अप्लाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक। तो कितनी चीजें हैं जिससे आप डिटेक्शन कर सकते हो? बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। रेडियोग्राफी। अच्छा, एक बात याद रखना कि बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज दोनों साथ में होती हैं। अगर टिश्यू निकाला है तो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज तो करनी पड़ेगी। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, कंप्यूटेड, फिर एमआरआई, एंटीबॉडीज, specific to antigens produced in response to cancer। ठीक है, एंटीबॉडीज specific to antigens that are produced in our body in response to cancer। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, और क्या आप यूज कर सकते हो? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। आई बात समझ में? तो यू कैन यूज biopsy and histopathological studies, you can use computed tomography, magnetic resonance imaging
antibodies that are produced antibodies which are specific to antigen that are produced by दी our body. मतलब हमने जैसे डिटेक्शन में सीटी और एमआरआई कराया, उसमें अगर हमें पता लगा कि कैंसर है, फिर जब हमने बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करी उसमें नहीं आया, तो दैट मीन्स उसको फिर कैंसर नहीं है। तो फिर आप रिपीट करोगे एक्सपेरिमेंट। मतलब कि हमने मतलब बहुत बार सीटी और एमआरआई करवा लिया, बट फिर बायोप्सी में अगर वो नहीं आया, मतलब तो सिम्टम्स भी नहीं होंगे फिर सीटी और एमआरआई में तो आया ना। देखो कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर एमआरआई आप रिपीट करोगे। ये एमआरआई अगर फिर 2-3 बार हो गया होगा फिर मतलब उसके अंदर वो आ रहा है, तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम देखो है, ठीक है। अगर एमआरआई में कुछ वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखा रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सिम्टम तो होगा, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो तो प्रेजेंट नहीं है, फिर कोई और प्रॉब्लम होगी। आप सिर्फ किसी भी एक टेक्निक को यूज करके तो नहीं बोल सकते ना कि आपको कैंसर है या कैसा है या कुछ भी है। यू हैव टू यूज मल्टीपल टेक्निक्स, ठीक है। ये सारे आपके वो हैं वेपन्स हैं बाय विच यू कैन कंक्लूड समथिंग अबाउट द कैंसर, ठीक है। और कुछ यहाँ तक ये चीज क्लियर है? Yes. आगे देखिए, फिर आता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या क्या चीज है? क्या हुआ? क्वेश्चन पूछना है? ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपको मालूम है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैसे किया जाता है? कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है। हमारा ओवरऑल एम क्या है ट्रीट करने का? कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करके और उनको किल कर देना, ठीक है। यही है ओवरऑल एम, ही यही है। पहले उसको ढूंढना और उसके बाद उसे मारना, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो ये हमें ट्रीटमेंट में आपका रेडियोथेरेपी यूज होता है, कीमोथेरेपी यूज होता है, सर्जरी यूज होता है, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी बोलते हैं, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी लिखो यार, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया? कीमोथेरेपी, ठीक है। इन सब में हम क्या करते हैं, एक में आप केमिकल्स यूज करोगे, ठीक है, जिस सो दैट यू कैन किल द कैंसरस सेल। एक में आप क्या यूज करते हो? आयोनाइजिंग रेडिएशंस टू किल द कैंसर सेल्स। So the common approaches to treat the cancers are surgery. सर्जरी करके क्या करेंगे? वो भी के लिए करना है। मान लो अगर आपको मालूम है कि बॉडी के इस पोर्शन में से ये वाला पोर्शन जो है वो कैंसरस है, तो आप क्या करोगे? सर्जरी करोगे एंड यू विल आइसोलेट दिस पोर्शन फ्रॉम द बॉडी। अच्छा, अगर आपको पता है कि कैंसर इतने में है तो आप क्या करोगे? कोशिश थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेने की कोशिश करोगे। और ये सर्जरी कब करी जाएगी? अच्छा, मान लो अगर आप लोग ही डॉक्टर हो तो आप कब रेडिएशन थेरेपी के लिए जाओगे, कब कीमोथेरेपी के लिए जाओगे और कब सर्जरी के लिए? सर्जरी के लिए कब जा सकते हैं? जब ज्यादा हो, जब पता हो किधर, जब ये पता है किस ऑर्गन में हो गया। जब कीमोथेरेपी वर्क ना कर रही हो तो हम सर्जरी करेंगे नहीं। जब स्टार्टिंग के जिसकी किसी चीज में अगर हमें लाइक किसी सिस्ट वगैरह हो, तो फिर अगर हमें पता हो तो फिर हम पहले सर्जरी करवाएंगे। एग्जैक्टली। अब मैं बता, ठीक है। जैसे आपको मालूम है, अगर यहाँ पर एक बात याद रखना कि पहली बात तो आप सर्जरी जब करोगे जब आपको एग्जैक्ट ऑर्गन का मालूम है, एग्जैक्टली पता है। और अगर मान लो वो जो रीजन है अगर वो बहुत बड़ा नहीं है, देन यू विल गो फॉर फर्स्ट सर्जरी, ठीक है। अब आपको पता है इस पोर्शन में है तो आप उसमें सर्जरी करके उस पोर्शन को आइसोलेट कर दोगे। क्या सर्जरी करने के बाद भी कीमोथेरेपी करनी जरूरी है? यस, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ, क्योंकि सर्जरी में भाई आप पूरी बॉडी थोड़े रिमूव कर दोगे, राइट। तो कुछ पोर्शन जो रह गया उसको आप किससे मारने की कोशिश करोगे? कीमोथेरेपी से करोगे। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है देन यू विल गो फॉर रेडिएशन थेरेपी में भी जाओगे, आप रेडिएशंस का यूज करोगे। इससे हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा? हेयर लॉस होगा बहुत ज्यादा। आपका क्या होता है? आपका बोन मैरो इफेक्ट होता है, ठीक है, जिससे आप एनीमिक हो सकते हो, ठीक है। आपका हेयर लॉस होता है। जितने भी ऑर्गन्स जो या जो भी चीजें आपकी बॉडी में थोड़ा अननेसेसरी कंसीडर करते हैं वो सारे आपके
खत्म होने के चांसेस होते हैं। मैं बता तो रही हूँ कैंसर का ट्रीटमेंट भी बुरा होता है और कैंसर तो वैसे ही बुरा होता है, कैंसर तो वैसे ही बुरा होता है। ये बात समझ में आई? और आप ये सोचो ना, आप अपनी बॉडी के सेल्स को किल कर रहे हो। अगर आप कैंसरस सेल को किल कर रहे हो तो आपकी बॉडी के सेल पे कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, वो प्रॉब्लम तो होगा ही। हमारे जो ग्रोथ सेल है वो स्टॉप हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और इतना जब अपनी बॉडी को एक बात आप अपनी बॉडी को टॉर्चर ही तो कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा रिस्पॉन्ड भी करेगी। और आपकी कैंसरस सेल जो होते हैं ना, वो इम्यून सिस्टम से डिटेक्शन को प्रिवेंट कर लेते हैं या अवॉइड कर लेते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी में क्या डालते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन डालते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, सो दैट वी कैन डिटेक्ट द कैंसर सेल्स और हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारे। अच्छा, किस केस में ज्यादा प्रॉब्लम है, जब हमारा इम्यून सिस्टम किल कर रहा है या जब हम बाहर से केमिकल्स लेके किल कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम कर रहा है तो वो अपने हिसाब से करता है और उसको एग्जैक्टली पता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उसके सॉल्यूशन और तरीका, क्योंकि उसको सेल्फ नॉन सेल्फ पता है, उसे पता है कौन सा पोटेंशियल डैमेजिंग है, कौन सा पोटेंशियल डैमेजिंग नहीं है, उसे अपने पराये सब मालूम है, राइट? ठीक है, तो इसलिए आपका इम्यून सिस्टम जब काम करता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैव इन योर बॉडी। इज दिस क्लियर? तो हमने कैंसर क्या होता है ये भी पढ़ लिया, कैंसर किससे होता है वो भी पढ़ लिया, फिजिकल मेथड्स भी होते हैं, केमिकल मेथड्स भी होते हैं और बायोलॉजिकल मेथड्स भी होते हैं। फिजिकल में आपका एक्सरेज हो गया, ठीक है, यूवी रेडिएशन हो गया, ये सारे आपके क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल में आपका वायरसेस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑन्कोजीन्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। फिर आपका आ गया और क्या हो गया, केमिकल मेथड्स। देयर आर सेवरल केमिकल्स जो आपके कैंसर कॉज करता है। मैंने बताया था कई सारे केमिकल, ईएमएस जो बताया था वो तो मैंने जिसके साथ काम किया हुआ है। फिर आपका कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे एस्पार्टेम कोक में जो प्रेजेंट है, शुगर, उसको भी आप टोबैको जो है वो माउथ कैंसर कॉज कर रहा है, स्मोकिंग कर रहे हो तो लंग कैंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारे कैंसर कॉजिंग होते हैं, ओके। तो ना तो स्मोकिंग करनी है, समझियो। बेटा जिसने अपनी फैमिली में किसी भी एक बंदे का कैंसर देख लिया ना, वो जीवन में ये सब हरकतें तो नहीं करेगा। आप एक बात याद रखना, कभी भी जैसे जिसने अब घर में कई लोग होते हैं जो काफी ड्रिंक करते होते हैं, राइट, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? अच्छा, ड्रिंक करने वाले की तो हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और बाकी किस पे इम्पैक्ट पड़ता है बताओ? फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है। अंशुमन, अरे मैं तो जनरल पूछ रही हूँ यार, मैंने थोड़े बोला तुम करते हो। हाँ अजय, जब कोई भी पर्सन फैमिली में आपके ड्रिंक करता है तो एक तो इम्पैक्ट होता है उसकी खुद की हेल्थ पर और बाकी किस पे इम्पैक्ट पड़ता है? You are laughing at this moment but this is true. This is really true. ठीक है, एक बात याद रखना, जिसने अपने फादर को, या मोस्ट कॉमनली द पर्सन इज फादर, ठीक है, बट समटाइम्स मदर एज वेल, ओके। हाँ, तो अगर वो ड्रिंक करते हैं ना तो सबसे बुरा इम्पैक्ट जो पड़ता है ना बच्चों पर पड़ता है, और उनके बच्चे कभी ड्रिंक नहीं करते, कभी भी ड्रिंक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उसका इम्पैक्ट देख रखा होता है, ठीक है। और सेम इज द केस विद योर, अब जैसे किसी ने अगर देख रखा हो कि टोबैको या फिर इन सब चीजों से कैंसर होता है और कैंसर का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, तो वो पर्सन क्या ये सब करेगा? नहीं। जिस चीज का इम्पैक्ट एकदम इमीडिएट होता है वो बेनिफिशियल होती है या हार्मफुल? जैसे मान लो आप खाना खाते हो, जैसे आप बीमार हो, ठीक है, या फिर आपने सोचा कि मेरे को अपनी बॉडी बनानी है, राइट, जैसे मान लो शिवम ने सोचा कि मेरे को अपनी 6 पैक्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी दीदी कुछ और बोला छोड़ो जाने दो, ठीक है। तो मान लो साक्षी ने सोचा ठीक है, तो अगर साक्षी ने कुछ
कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी में कुछ केमिकल्स लिए, कुछ लिया, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, वो सब लेकर के अगर ये 1 महीने में फिट हो गई जैसा ये चाहती है, वो ज्यादा बेटर है, या फिर 6 एक्सरसाइज महीने करके 1 साल के अंदर होती है तो 1 साल वाली एक बेटर साल है, वाली लंबी भी better है। चलती है। वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो जिस चीज का इम्पैक्ट एकदम इमीडिएट होता है वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल होता है। हार्मफुल भी होता है, और अगर बहुत धीरे धीरे करके हो रहा है तो वो ज्यादा बेटर है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगला टॉपिक आ गया हमारा फेवरेट टॉपिक। इसको नेक्स्ट वीडियो बना ले या फिर इसी में कंटिन्यू करें? नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना लेना इसका, बना ही लेते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो।